हेलो बच्चों, तो फिर से हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग देख रहे थे हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन में देख रहे थे CH4 का बॉन्ड पैरामीटर्स। CH4 के ज्योमेट्री को हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो बॉन्ड एंगल है CH4 का वो कितना है 90 डिग्री। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री। VBT के अनुसार बच्चों 3 CH बॉन्ड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो डिफर होगा एक CH के बॉन्ड स्ट्रेंथ से, क्योंकि 3 CH बॉन्ड जो बना है वो बना है 2p और 1s के ओवरलैपिंग से, जबकि एक CH बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है 1s और 2s के ओवरलैपिंग से। तो आपको पता होगा कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज बढ़ने से, डायरेक्शनल नेचर ऑर्बिटल में बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है, क्योंकि यदि डायरेक्शनल नेचर बढ़ता है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ता है। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल का बढ़ता है तो उससे क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो यहाँ पर क्योंकि 2p का इंट्रोडक्शन हुआ है, यहाँ पर 2p जो है वो इन्वॉल्व हो गया है, तो डायरेक्शनल नेचर 2p का क्या होता है, p का क्या होता है, ज्यादा होता है। डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होने के कारण इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा, ड्यू टू हाई डायरेक्शनल नेचर। हाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के कारण इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, हाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के कारण इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और 1s का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। तो अकॉर्डिंग टू VBT जो CH4 होगा उसमें चारों CH बॉन्ड जो होगा वो इक्वल नहीं होगा बाय मीन्स ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू VBT जो चारों CH बॉन्ड होगा वो इक्वल नहीं होगा बॉन्ड पैरामीटर्स के हिसाब से, यानी बॉन्ड पैरामीटर जो भी है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी, वो सब क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर चारों CH बॉन्ड जो है वो क्या है, बाय स्ट्रेंथ क्या है, सब डिफरेंट है। 3 CH बॉन्ड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है और 1 CH का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, कम है। ठीक है, तो अभी आपको एक चीज और कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर आया है, उसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर डायरेक्शनल नेचर बढ़ता है बॉन्ड में, ठीक है, तो डायरेक्शनल नेचर बढ़ने से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ता है, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ने से बॉन्ड का क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो कुछ लोग ऐसे भी कभी कभी कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पर s ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग हो रहा है, तो s ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के नजदीक काफी होता है s ऑर्बिटल, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये वाला जो ओवरलैपिंग होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा स्ट्रेंथ, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। हालांकि ये गलत है, आप उनको बताइएगा कि ऐसा नहीं होता। डायरेक्शनल नेचर बढ़ने से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ता है, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ 2p और 1s का ज्यादा होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग समझ लिए कि VBT जो है वो फेल हो जाता है एक्सप्लेन करने के लिए बॉन्ड पैरामीटर्स को। नाउ इट इज क्लियर दैट VBT is failed to explain यानी VBT जो है CH4 को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, CH4 के बॉन्ड पैरामीटर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ओके, राइट डाउन। तो अब जो है बच्चों यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का जो है जरूरत महसूस होने लगा। तो अब जो है एक नया थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन आएगा, और जितना भी जो भी चीज़ है यहाँ पर जो कि VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो सारा चीज जो है अब हाइब्रिडाइजेशन आके एक्सप्लेन करेगा। हालांकि आपको ये बता दें कि हाइब्रिडाइजेशन एक थ्योरेटिकल एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता, जस्ट ये एक मनगढ़ंत कहानी है। तो लेकिन ये एक ऐसा कहानी जिसको आप झुटला भी नहीं सकते। मतलब हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करता है। तो आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये नहीं होता है या नहीं, इसको वैल्यू नहीं दे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये बहुत सारे बॉन्ड पैरामीटर्स को, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करता है। तो इसको जो है, इसको हम लोग बहुत ही इसको अच्छे से इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए
अब नाउ अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन आप देखते हैं हम लोग, ये होता है, इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंस नहीं पाया गया, और ये नहीं होता इस पर भी हम लोग कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारे बॉन्ड पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करता है, इसीलिए इस पर ज़्यादा मत सोचिए कि ये है क्या और क्या नहीं। बस ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि कोवेलेंट बॉन्ड के बॉन्ड पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करता है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करता है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन अगर हम बात करें CH4 की, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे S में 1 इलेक्ट्रॉन, 2S में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये चारों इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर कोवेलेंसी कितना हो गया 4, ये 2p का हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है, हाइब्रिडाइजेशन ये कहता है कि ये 2s और 2p वाला का अलग अलग आप ओवरलैपिंग मत करवाइए। अगर ओवरलैपिंग करवाते हैं ये तीनों का अलग, इसका अलग और इसका अलग, तो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो अलग निकल के आएगा, यानी कि दोनों का, इसका इधर का बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग और इधर वाले का बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग होगा अगर हाइड्रोजन से अगर ओवरलैपिंग करता है। तो हाइब्रिडाइजेशन कहता है ये कि ये S और ये 3p, ये तीनों को आप क्या करिए इंटरमिक्स कर दीजिए, ये तीनों को क्या करिए इंटरमिक्स करिए। ओके, तो इंटरमिक्स अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा sp3, ठीक है, sp3, यानी अब जो ऑर्बिटल आएगा उसमें s कैरेक्टर भी होगा और p कैरेक्टर भी होगा, ठीक है, उसमें s कैरेक्टर भी होगा और p कैरेक्टर भी होगा। ये क्या हो जाएगा इंटरमिक्सिंग हो जाएगा, ठीक है, यानी कार्बन जो है उसमें उसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा sp3। ओके, तो कार्बन अब इसमें क्या है 3p एटॉमिक ऑर्बिटल, 3p एटॉमिक ऑर्बिटल है और एक s एटॉमिक ऑर्बिटल है, सबको इंटरमिक्स करवा के टोटल ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कितना हुआ, पहले भी 4 था अब भी 4 होगा, लेकिन इस बार क्या होगा, पहले जो 4 था उसमें 3 p था और एक s था, इस बार जो 4 होगा उसमें चारों का चारों क्या होगा sp3 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 sp3, यानी चारों का चारों क्या हो जाएगा sp3। अब ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3। ओके, तो अब हाइड्रोजन आएगा यहाँ पर अपना 1s लेके, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन क्या लेके आएगा अपना, हाइड्रोजन लेके आएगा अपना 1s, ठीक है, हाइड्रोजन अपना 1s1 लेके आएगा, एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये यहाँ पर क्या करेगा ओवरलैपिंग करेगा। तो ये जो बॉन्ड आया, ये जो बॉन्ड बना ओवरलैपिंग से, तो ये बॉन्ड का जो ओवरलैपिंग होगा वो कैसा होगा sp3s, कार्बन का क्या हो गया sp3 और हाइड्रोजन क्या लेके आया अपना s। तो अब जो ये बॉन्ड बना वो s और p से नहीं बना, ठीक है, s और p से नहीं बना, s और s से नहीं बना, ये जो बॉन्ड बना है CH बॉन्ड, ये जो CH बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है ना तो वो sp से बना है, ठीक है, ना तो वो ss से बना है। ये जो CH बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है वो इस बार sp3s से बना है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन में जो ऑर्बिटल था s और p, ये तीनों का तीनों क्या कर गया इंटरमिक्स कर गया, ठीक है, और इंटरमिक्स करने से क्या फायदा हुआ तो जरा समझिए। इंटरमिक्स करने से अब जो ये जो ऑर्बिटल बना वो क्या हो गया sp3s, ये भी क्या हो गया sp3s, ये भी क्या हो गया sp3s और ये भी क्या हो गया sp3s। अब क्योंकि ये जो CH बॉन्ड है, ठीक है, अब ये जो CH बॉन्ड है ये बना है sp3s से और इसमें जो है p कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया और p कैरेक्टर यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। तो क्योंकि ये अब क्या हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, अब ये ऑर्बिटल क्या हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है बच्चों वो क्या करता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स वेव होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, ठीक है।
तो CH में जो इलेक्ट्रॉन्स वेव है, क्योंकि sp3 इंट्रोड्यूस है इसमें, तो sp3s, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स वेव है वो क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, ठीक है। और उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए जो CH बॉन्ड है वो क्या करेगा, दूर दूर सेपरेट होगा, और दूर दूर जब सेपरेट होगा तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है अपने आप यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसको एक्सप्लेन करता है कौन, हाइब्रिडाइजेशन, यानी थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 109 डिग्री, ठीक है, थीटा कितना हो जाएगा 109 डिग्री। तो एक्सप्लेन कौन किया, ये हाइब्रिडाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर थीटा कितना हो जाता है 109 डिग्री, और थीटा अगर बढ़ रहा है तो थीटा बढ़ने का जो मेन रीजन है, मेन कारण है वो क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में रिपल्सन। तो रिपल्सन होने से यहाँ पर जो एक नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ वो क्या हुआ, रिपल्सन, कि हाइब्रिड ऑर्बिटल रिपल्सन करता है, और उस रिपल्सन के कारण बॉन्ड एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। तो पहले थीटा कितना था, पहले थीटा था एक्सपेक्टेड कितना था, पहले एक्सपेक्टेड था 90 डिग्री, अब ये बढ़ के हो गया है कितना, 109 डिग्री 28 मिनट 54 सेकेंड, लगभग 109, ठीक है, इतना सुनो 9.5 डिग्री, ठीक है, तो लगभग इतना हो गया। अब जो ये एक्सटेंशन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉन्ड एंगल जो हुआ, ठीक है, बॉन्ड एंगल जो बढ़ा, तो बॉन्ड एंगल बढ़ने का सबसे बड़ा जो कारण था वो था हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जब तक हाइब्रिड ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस नहीं होगा तब तक हम लोग बॉन्ड एंगल नहीं बढ़ा सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, अभी आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार हम लोग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू को मिलाते हैं, किस प्रकार हाइब्रिडाइजेशन जो है वो मैच करवाता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू को, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि बहुत सारे बॉन्ड का, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू को क्या करता है, मैच करवाता है। क्लियर है, राइट डाउन। Now all CH bond having similar bond पैरा, अब जितना भी CH बॉन्ड हो गया उसका सारा का बॉन्ड एंगल सब क्या हो गया, सेम होगा, ठीक है। ऑल CH बॉन्ड्स आर इक्विडिस्टेंस, ठीक है, ऑल CH बॉन्ड्स आर, ठीक है, इक्विडिस्टेंस या पैरेलल होगा, और सारा का जो बॉन्ड पैरामीटर्स होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है, सेम होगा। ओके, राइट डाउन। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। आगे हम लोग देख रहे हैं बच्चों MH3, फ्रॉम निकोजेंस। बात करें NH2 का, NH3, जितना भी फिफ्थ ग्रुप हाइड्राइड है वो सबको हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, और इसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं। अब चलिए देखते हैं हम लोग ग्रुप फिफ्थ का हम लोग सारा हाइड्राइड लिए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब हम लोग को देखना है इसमें कि बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ का किधर से किधर बढ़ेगा, ओके, और बॉन्ड पैरामीटर्स को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। तो NH3 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बच्चों इतना जान लीजिए कि ऊपर जाने से सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो
ऊपर जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, हेंस बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ता है, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, बढ़ेगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक सेंट्रल एटम ए है और यहाँ पर दो बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये खींचेगा, ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर बढ़ेगा तो रिपल्सन क्रिएट होगा, और उस रिपल्सन के कारण ये बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड एलिवेट होगा, यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर ये जो बॉन्ड होगा वो बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इसका बढ़ता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, बॉन्ड एंगल भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब हम बात कर रहे हैं NH3 PH3 और ASH3, इसका हम लोग बॉन्ड एंगल अगर देखें तो NH3 का एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल कितना था, 90 डिग्री, ठीक है, एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। लेकिन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, बॉन्ड एंगल कितना हो गया यहाँ पर, 107 डिग्री, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर क्या हो गया, काफी ज्यादा यहाँ पर बॉन्ड एंगल बढ़ गया, ठीक है ना। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल जो बढ़ा है उसका जो एक्सटेंट हो गया काफी ज्यादा हो गया, लगभग 13-14 डिग्री यहाँ पर जो है वो बढ़ा है, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा का जो बॉन्ड एंगल का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया NH3 के केस में। तो NH3 में एक्सपेक्टेड था 90 डिग्री और ऑब्जर्वेशन से क्या आया, ठीक है, 107 डिग्री। तो क्या हम लोग NH3 में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे? क्या हम लोग कह सकते हैं क्या नाइट्रोजन जो होगा NH3 में इसका कुछ ना कुछ हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 होगा कि sp2 होगा या कुछ इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा? तो बच्चों इस केस में ध्यान से कॉन्सेप्ट आ रहा है, एकदम आराम से आ जाइए, एकदम आराम से। जब कभी भी एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल और ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एंगल का डिफरेंस बहुत ज़्यादा का हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा का हो, तो उस कंडीशन में, उस केस में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं देखेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है उसको फेल हो जाएगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो उस केस में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा का जो है डिफरेंस है बॉन्ड एंगल में। तो अब यहाँ पर NH3 के केस में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट या हाइब्रिडाइजेशन लगेगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे लगेगा ये आपको समझ में आ रहा होगा। हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पे लगेगा जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू दोनों कोइंसाइड नहीं करेगा, ठीक है। जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू कोइंसाइड नहीं करेगा तब हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। यानी कि आप सब जगह अंधाधुंध हाइब्रिडाइजेशन नहीं लगा सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल देखे धाना हाइब्रिडाइजेशन लगा दिए, उससे क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे लगेगा, जहाँ पर बॉन्ड पैरामीटर्स में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में बहुत ज़्यादा का अंतर होगा, वहाँ पर ही हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। अब जैसे देखिए PH3 में इसका बॉन्ड एंगल अगर बात करें तो इसका बॉन्ड एंगल हो गया लगभग 93.8, ठीक है। इसमें उसी तरह बॉन्ड एंगल लगभग 92, यहाँ पर कुछ 92 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, यहाँ पर भी कुछ इसका बॉन्ड होगा 90.3, 91। तो आप देख रहे हैं कि नीचे जाने से क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल जो है वो नीचे जाने से बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ओके, बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है। इसको लिखिए राइट डाउन। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि NH3 में एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल और ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एंगल में क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा का अंतर आ रहा था। तो NH3 को एक्सप्लेन करने के लिए, NH3 के बॉन्ड पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। जबकि
PS3 ASH3 और इसमें बाकी सारे फैमिली मेंबर में इसमें क्या हो रहा है कि बॉन्ड एंगल ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंट एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल, इसका एक्सपेक्टेड कितना है 90 डिग्री, ठीक है, सब का एक्सपेक्टेड कितना है 90 डिग्री। और जो आ रहा है एक्सपेरिमेंट से, तो बच्चों क्या कह रहे थे यहाँ पे कि बाकी फैमिली मेंबर में, ठीक है, बाकी निकोजियंस फैमिली मेंबर में जो एक्सपेक्टेड थीटा है और ऑब्जर्व थीटा है उसमें ज़्यादा का डिफरेंसेस नहीं है। एक्सपेक्टेड था 90 डिग्री, ये सारे में 90 डिग्री एक्सपेक्टेड था, और ऑब्जर्व जो निकल के आया एक्सपेरिमेंट से वो भी लगभग देख रहे 93.8, 92, 92.3, ठीक है। और फिर यहाँ पर कुछ इसका वैल्यू होगा, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है पता, तो 91.3 इसका। तो आप देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो लगभग क्या है, लगभग सेम है, ठीक है। आप एग्जैक्ट वैल्यू जो भी है इसका आप देख लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, तो इसीलिए, ठीक है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ सेकेंड पीरियड एलिमेंट में ही हाइब्रिडाइजेशन लगेगा, बाकी में हाइब्रिडाइजेशन नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी फैमिली मेंबर में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा बॉन्ड पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं नो नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया? क्या समझ में आया कि हाइब्रिडाइजेशन हम लोग सब जगह नहीं लगाएंगे, जहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू मैच नहीं करेगा तब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के सहारे उसके बॉन्ड पैरामीटर्स को, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच करवाते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। तो बच्चों ये जो है NH3 निकोजिन फैमिली में सिर्फ और सिर्फ NH3 सेकेंड पीरियड एलिमेंट ये सिर्फ क्या कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5 ओनली सेकेंड पीरियड एलिमेंट शोज हाइब्रिडाइजेशन। और इसको हम लोग एक रूल के नाम से भी जानते हैं, इसको कहते हैं ड्रैगोज रूल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल क्या कहता है बच्चों, ड्रैगोज रूल कहता है कि जहां पर देखे मॉलिक्यूल अंधाधुंध जाके हाइब्रिडाइजेशन लगाना स्टार्ट नहीं कर देंगे, सब जगह हाइब्रिडाइजेशन नहीं लगा देंगे, यहाँ पर भी देखे, यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन लगा देंगे, यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर आप हाइब्रिडाइजेशन लगाइएगा sp3 और निकालिएगा अगर आप बेसिसिटी, तो इसका बेसिसिटी दोनों क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता NH3 हाईली बेसिक है जबकि ये क्या है, इसका बेसिसिटी कम है। तो ड्रैगोज रूल ये कहता है कि ग्रुप 5th, 4th, 5th और 6th का जो भी एलिमेंट है उसमें सेकेंड पीरियड एलिमेंट छोड़ के बाकी जितना भी फैमिली मेंबर है वो हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करेगा। ड्रैगोज रूल के अनुसार सिर्फ हाइड्राइड्स ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट ऑफ ग्रुप 5th, 6th, ठीक है, एंड 4th ओनली शो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, क्योंकि यही एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कि एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है, एक्सपेक्टेड थीटा और ऑब्जर्व थीटा में बहुत ज़्यादा का अंतर होता है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का जरूरत पड़ता है, बाकी में हाइब्रिडाइजेशन का जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। समझ में आया ड्रैगोज रूल? क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग इसकी स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, इसको अगर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मानते हैं, 3, 4, 5, स्टेबिलिटी जो होगा वो सबसे ज़्यादा 1 का होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ है बच्चों, ध्यान से, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ है। तो क्योंकि इस हाइब्रिडाइजेशन के कारण क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन अगर इंट्रोड्यूस होता है तो उससे क्या होता है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बढ़ता है, और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका है, NH3 का, यानी 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का और फिर 5 का। बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा किसका होगा, 1 नंबर का NH3 का सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा, फिर सेकेंड का, फिर 3rd का, फिर 4th का, एंड 5th का। और अगर हम बात करें बेसिस बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ जो होगा वो सबसे, बॉन्ड लेंथ क्या उल्टा हो जाएगा,
और अगर बेसिसिटी की बात करें, यहाँ पर बेसिसिटी की बात करें, बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगा 1 का, 2 का, 3 का, देन 4 का। ठीक है, तो बेसिसिटी का ये ऑर्डर है, आपको इसको याद रखना है। एमोनिया जो है वो ज़्यादा बेसिक होता है pH3 से, तो अगर एमोनिया का रिएक्शन अगर आप HCl के साथ करवाते हैं तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, NH4 + Cl- सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जबकि pH3 से अगर HCl का रिएक्शन करवाते हैं, क्योंकि वो बेसिक नहीं है, तो वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ये जो बेसिक स्ट्रेंथ है या फिर जो बेसिसिटी जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों में बहुत ही मदद करेगा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आपको पकड़ बनाने में बेसिक्स क्लियर करेगा अच्छे से, और साथ ही साथ जीओसी जब आप पढ़िएगा ऑर्गेनिक में, वहाँ पर भी आपको बेसिसिटी को अच्छे से समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। NH3 और यहाँ पर क्या है? pH3। यहाँ पर जो लोन पेयर है बच्चों, NH3 में जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर कहाँ है? हाइब्रिड ऑर्बिटल में, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, जबकि pH3 में जो लोन पेयर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? प्योर s में, प्योर s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक, तो अगर इसमें p कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो p कैरेक्टर बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम होगा। ठीक है, p कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस जो है वो टाइटली लोन पेयर को नहीं पकड़ पाएगा, और लोन पेयर काफ़ी डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, लोन पेयर काफ़ी डिस्टेंस पे होगा, न्यूक्लियस से काफ़ी डिस्टेंस पे होगा। तो बेसिसिटी एक होता है डोनेटिंग टेंडेंसी, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी। तो लोन पेयर कहाँ आसानी से डोनेट करेगा? जहाँ पर कि न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो? कम हो। तो नाइट्रोजन में जो लोन पेयर, NH3 में जो लोन पेयर है, क्योंकि यहाँ पर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो ये लोब क्या होगा? लॉन्गिवेटिव होगा। यहाँ पर जो लोब होगा वो काफ़ी क्या होगा? डम्बल शेप का होगा। ठीक है, तो लोब काफ़ी बड़ा होगा, तो यहाँ से जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट हो जाएगा। जबकि pH3 में जो लोन पेयर है वो कहाँ पे है? वो कहाँ पे? प्योर s में है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ये लोन पेयर रिलीज नहीं हो पाएगा आसानी से। ठीक है, तो दैट्स वाई जो एमोनिया है वो ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, बेसिसिटी अगर बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ एमोनिया का ज़्यादा है pH3 से, और ये सब कौन एक्सप्लेन कर रहा है? हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन की मदद से हम लोग ये पता कर पाएँ कि लोन पेयर की स्थिति क्या है। ठीक है, थैंक यू।